इकोनॉमिक्स कर रहे थे हम लोग। आज का टॉपिक है मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य 4 रूप होते हैं। 4 रूप में पहला रूप है मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, दूसरा होता है अवस्फीति यानी अथवा मुद्रा संकुचन यानी डिफ्लेशन, तीसरा होता है मुद्रा संस्फीति यानी रिफ्लेशन, और चौथा होता है मुद्रा अपस्फीति डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, इनको समझना है। अब आया ये कि मुद्रास्फीति क्या होती है, इन्फ्लेशन। आम भाषा में महंगाई बोलते हैं हम लोग, लेकिन महंगाई लिखकर नहीं काम चलेगा। वहाँ पर आपको एक परिभाषा देनी पड़ेगी। ऊपर कीजिए भाई से, ऊपर कीजिए। इन्फ्लेशन सामान्य अर्थों में मुद्रास्फीति अथवा मुद्रा प्रसार, वह मुद्रा का प्रसार हो गया, मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया, ठीक है, वैल्यू कम हो गई। 500 रुपये में पहले पूरे महीने भर की सब्जी, लेकिन 500 रुपये में अब सिर्फ प्याज और टमाटर और एक सब्जी। क्या हो गया, मुद्रा का प्रसार ज्यादा हो गया, लेकिन मुद्रा की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। और मुद्रास्फीति में सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हुआ, ऋणी को, जिसने लोन ले रखा। जब उसने लोन लिया तब मुद्रा की वैल्यू ज्यादा थी, लेकिन अब क्या हो गई, चुकाने में उसे लग ही नहीं रहा क्योंकि मुद्रा ज्यादा है ना। सामान्य अर्थों में मुद्रास्फीति अथवा मुद्रा प्रसार वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है, जबकि मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर कम होता है। यानी जो मैंने एग्जांपल दे दिया कि पहले 500 रुपए में पूरे महीने भर की सब्जी और 500 रुपए में अब एक दिन की सब्जी, है ना। 70 रुपए किलो प्याज, 40 रुपए किलो टमाटर, 2 किलो प्याज लो, 2 किलो टमाटर लो, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 14 8, 14 8 22, और मटर ले लो 100 रुपए किलो, 2 किलो मटर ले लो, कितना हो गया 440। मिर्च भी पैसे की, धनिया भी पैसे का, है ना, और हो गया क्या 500 रुपये खत्म। यानी हाँ जी, पैसे में लेनी पड़ती है मिर्च, और सही भी है। किसान उगा रहा है, उसका पैसा नहीं दोगे क्या, फ्री में चाहिए मिर्च, फ्री में चाहिए धनिया। धनिया का खेत में नहीं होता है, उस पर मेहनत नहीं लगती है, क्या लगेगा। तो जबकि मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय शक्ति कम होता है। इतना समझ में आ गया, क्रय शक्ति कम हो गई, लेकिन क्या हो गया, प्रसार हो गया। ये इन 2 चीजों को याद करना आपने, मुद्रा का प्रसार हो गया, करेंसी का प्रसार हो गया, करेंसी ज्यादा हो गई, लेकिन मूल्य क्या हो गया, मूल्य या क्रय शक्ति क्या हो गई, कम हो गई। मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर और महत्वपूर्ण वृद्धि होती रहती है। वस्तुओं की उपलब्धता क्या है, कम है। पूरी इकोनॉमिक्स जो चलती है डिमांड और सप्लाई पर चलती है। किस पर, वस्तुएं कम हैं, पैसा ज्यादा हो गया, तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वही वस्तुओं को खरीद पाएगा। समझ में आया, खासकर अच्छी वस्तुओं, है ना। तो मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। कीन्स के अनुसार, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। अब ये भाई बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अब इन्होंने ये क्यों कहा, क्या कहा, अभी उतने पे ध्यान नहीं देना। अभी खाली इतना याद करो कि कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। इनकी जो सेइंग है, इसको एज इट इज क्या कर लो, पहले दिमाग में बिठा दो, क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चन बनेगा वो ये पूछेगा आप इकोनॉमिस्ट हो या नहीं हो। आपके पेपर में क्वेश्चन आया, वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है, यह कथन किसका है, आपको पता होना चाहिए कीन्स का है। ठीक है, बाकी इसको अगर एक्सप्लेन करने पे आए तो 4 पेज पढ़ने पड़ते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहे थे, क्यों बोलना चाह रहे थे। फिलहाल पहले 1 नंबर कमाने की सोचो, विद्वान बनने की मत सोचो, ना ही मनमोहन बनने की सोचो, है ना, मनमोहन सिंह। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है, जो प्रेरणात्मक होती है। जो क्या होती है, प्रेरणात्मक होती है। आगे, मुद्रास्फीति के से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, ना कि बढ़ी हुई कीमतों की स्थिति से। बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, ना कि बढ़ी हुई कीमतों की स्थिति से। विभिन्न स्थितियों से उत्पन्न स्फीति को अधोलिखित संज्ञाओं से विहित किया जाता है, यथा पहला, अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चलन स्फीति का। अब स्फीति के प्रकार बता रहा है इन्फ्लेशन के, कौन कौन सी होती है, क्या इसको इंग्लिश में बताएंगे आप, चलन स्फीति को क्या बोल रहे हैं, ऊपर दिखाना, ऊपर दिखाओ।
और ऊपर दिखाओ, नीचे करो, इसे छोटा करो, थोड़ा छोटा करो। पहले इसको याद याद कर लो। क्वेश्चन सिर्फ इतना बनेगा आपके पास, इतना ही बनता है। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को क्या कहते हैं? आंसर चलन स्फीति कहते हैं। और जब नंबर ओएमआर शीट ऑप्टिकल मार्क रीडर जब चेक कर रहा होगा ना, वो ये नहीं जानता कि आपने हिंदी में पढ़ा कि इंग्लिश में पढ़ा। अगर चलन स्फीति को इंग्लिश में कहीं मिल रहा है तो मुझे बता दो क्या बोलते हैं? करेंसी इन्फ्लेशन। ठीक है, अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चलन स्फीति कहते हैं, करेंसी इन्फ्लेशन कहते हैं। इतने में ही एक नंबर मिल जाता है। कितने में? इतने में ही। फिर अभी मैं आगे पढ़ रहा हूं इसको, लेकिन मुझे तब तक ये दिख गया, ऊपर करो तो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मुद्रा स्फीति से किसको लाभ होता है? आंसर देनदार को लाभ होता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है यहां से। किसको हानि होती है? उपभोक्ता को। मुझे होती है हानि। 500 रुपए में कहा पूरे महीने की सब्जी आती थी, एक दिन में आ रही 500 रुपए की सब्जी। ठीक है, तो और हानि किसे होती है? ऋणदाता को हानि होती है, जिसने ऋण दिया। जब किसी ने ऋण दिया तब उसकी वैल्यू ज्यादा थी मुद्रा की, लेकिन अब जब उसे वापस मिल रहे हैं तो क्या हो रही है? उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। यानी जब एक आदमी ने आपको 500 रुपए दिए थे, उस समय 500 रुपए में पूरे महीने की सब्जी आती थी। ठीक है, अब वो पैसा वापस आ गया, 500 रुपए वापस आ गए, लेकिन एक ही दिन की सब्जी आ रही। या जब उसने 500 रुपए दिए थे आपको, तब 100 गज जमीन आ रही थी उसमें, लेकिन अब क्या है कि 500 रुपए आ रहे तो 1 गज जमीन भी नहीं आ रही उसमें। तो किसको हानि हो गई? ऋणदाता को हानि हो गई, जिसने क्या किया? ऋण दिया, यानी लेनदार। और किसको प्रॉफिट हुआ? देनदार को। देनदार को क्या हुआ? लाभ हुआ। यहां से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और मुद्रा स्फीति के प्रभाव, सिर्फ इसको याद कर लो। अपने आप आप 125 शब्दों में लिख सकते हो। क्या करना है आपने? जहां उपभोक्ता को हानि होती है वहीं, या उपभोक्ता को हानि होती है, फिर लिखना आपने जहां ऋणी यानी देनदार को लाभ होता है, वहीं ऋणदाता यानी लेनदार को हानि होती है। ठीक है, मुद्रास्फीति के प्रभाव में यह भी देखा जाता है कि सार्वजनिक बचत में कमी आती है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है, आयात में वृद्धि होती है, निर्यात में कमी होती है, रोजगार में वृद्धि होती है, करारोपण में। मतलब बदल बदल के देने पड़ते हैं स्टेटमेंट, ऐसे नहीं कि जहां वहां कर रहे हो, हर जगह पे नहीं होता है। एक लाइन पे हमने ऐसे लिख दिया कि जहां देनदार को ये हुआ वहीं लेनदार को ये हुआ, अगली लाइन को थोड़ा अलग तरह से लिख के क्या करना होता है। इस तरह से हम क्या करते हैं 125 शब्दों में, ये जहां जहां पे स्टार लगा हुआ वहां पर क्या होगा, क्वेश्चन बना हुआ। पेंशन भोगी को क्या होगा, हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। बॉन्ड धारकों को क्या होगी, हानि होगी। 2013 आईएएस में पूछा जा चुका है। इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट होगा, समझ में आया। स्थिर आय समूह वालों को क्या होगी, हानि होगी। पहले भी मैं 500 रुपए कमाता था, अभी भी मैं 500 रुपए कमाता हूं। पहले 500 रुपए में बहुत कुछ आता था, अभी 500 रुपए में कुछ आ ही नहीं रहा। स्थिर आय है क्योंकि मेरी क्या है भाई। जैसे कोई एक व्यक्ति बता रहा था कि आज से मतलब 21 साल तो मुझे भी हो गए, उन्होंने फोटोस्टेट का काम शुरू किया था, मैंने भी इतना शुरू किया था 21 साल पहले। 21 साल पहले 1 रुपया था फोटोस्टेट का। रिम कितने का आता था, 80 रुपए का आता था। कितने का, आज रिम 250 रुपए का है। इंक जो आती है वो पता नहीं 450 की हो गई, उस जमाने में 100-125 रुपए की आती थी, आज भी 1 ही रुपया है। किसका, फोटोस्टेट का। यानी 21 साल पहले भी हम 1 रुपए दे रहे थे, अभी भी हम 1 ही रुपए दे रहे हैं। यानी कुछ बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आई किसमें, फोटोस्टेट के काम में। समझ में आया। बल्कि फोटोस्टेट, हाँ क्या हो गया, अब एक लेके जाओगे तो यार 5 रुपए लेंगे। मैं उसमें बता रहा हूं कि जब वो करते तो 1 रुपया होता है एक तरफ का पेज का, है ना। तो बता रहे थे अपना कि भाई इसमें बड़ी दिक्कत है ना। तो वास्तव में दिक्कत है। स्थिर आय मतलब बहुत ज्यादा, यानी मशीनें बढ़ानी पड़ेंगी, फिर काम बढ़ाना पड़ेगा, मांग बढ़ेगी तभी जाके फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो जी आगे बढ़ो। अब फिर दोबारा आओ उसी लाइन पर, फिर दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चलन स्फीति कहते हैं। अब आगे बढ़ो। फिर उदार ऋण, यही है, उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारिक बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उत्पन्न स्फीति को साख स्फीति कहते हैं।
भाई बैंकों की वजह से हो रही है ना उदार ऋण नीति। आपने ऋण क्या कर दिए, उदार कर दिए, ऋण बांट दिए, मार्केट में पैसा, लोगों के पास पैसा ज्यादा हो गया। ज्यादा होने से क्या हो गया, अरे पैसा ज्यादा आ गया, वस्तुएं कम हो गई, तो क्या होगा, स्फीति आएगी, इन्फ्लेशन आएगा। तो उसको क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट, साख बोलते हैं किसको, क्रेडिट को। तो क्रेडिट इन्फ्लेशन कहा जाएगा। तीसरा, वस्तुओं और सेवाओं की तेजी से बढ़ती मांग और फलस्वरूप तेजी से बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। ये आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन आता है पीसीएस में। 2 नंबर में पूछेगा मांग प्रेरित स्फीति कब उत्पन्न होती है। आपने बोलना वस्तुओं और सेवाओं की तेजी से बढ़ती मांग और फलस्वरूप तेजी से बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। ठीक है। अगला, वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहते हैं। सीधी सी बात है कि मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा, मान मैं ये बना रहा, क्या बना रहा, इसको बना रहा हूं। पहले इसका जो रॉ मटेरियल आता था वो 10 रुपए का आता था, मैं 20 रुपए में बेचता था। कितने में, लेकिन अब मटेरियल, रॉ मटेरियल ही 20 रुपए का आ रहा, तो उसकी वजह से अब मैं क्या, मैं 20 में ही बेचूंगा इसको, नहीं बेचूंगा ना। ये कितने में बेचूंगा भाई, 40 में बेचना पड़ेगा। मार्केटिंग होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, क्या होगा, डबल में बेचना होगा। तब उसमें बहुत सारी चीजें, मुझे जीएसटी देना है, बहुत सारे क्या है खर्चे हैं, मशीन अपना वो कर रही, खाली रॉ मटेरियल की कीमत पर थोड़े बेचूंगा इसको, ऐसे तो बर्बाद हो जाएगा जो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा। तो वस्तुओं की उत्पादन लागत बोलते हैं किसको, उत्पादन किसको, प्रोडक्शन की लागत अगर बढ़ जाती है और उसकी वजह से स्फीति आती है तो उसको बोलते हैं लागत प्रेरित स्फीति। अगला, बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हीनार्थ प्रबंधन, इसको इंग्लिश में देखिए, के अंतर्गत नए नोटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, जिसे हीनार्थ प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति भी कहा जाता है। हीनार्थ प्रबंधन को इंग्लिश में बोलते हैं, सरकार कई बार आरबीआई को निर्देश देती है, सरकार कई बार आरबीआई से बोलती है कि नए नोट छापें, क्या करने के लिए, बजट घाटा को पूरा करने के लिए। और जब कभी ऐसे नए नोट छापे जाते हैं और वो मार्केट में आते हैं तो तब क्या होता है, नहीं, जो सरकार का ये प्रबंधन है उसको हीनार्थ प्रबंधन बोलते हैं, और उसकी वजह से जो स्फीति पैदा होती है उसको हीनार्थ प्रेरित स्फीति कहा जाता है या बजटीय स्फीति कहा जाता है। हाँ जी, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या बोलते हैं, आगे बढ़ो। डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने और देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाने लगती हैं जिससे अवमूल्यन जनित स्फीति उत्पन्न होती है। अवमूल्यन बोलते हैं डिवैल्यूएशन के। डॉलर के मुकाबले अगर हम अपने रुपये को क्या कर दें, वैल्यू कम कर दें, तो उसको क्या बोला जाएगा, डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन। मतलब अभी हमारा मतलब $1 में कितना रुपया आ रहा है, हाँ जी 82 रुपये आ रहा है। हम खुद ही, हमारी सरकार खुद ही क्या कर दे, डिवैल्यूएशन कर दे, डॉलर के मुकाबले कीमत क्या कर दे, बोले कि भाई 100 रुपये कर दे, क्या कर दे। और क्यों करे ऐसा, इसका एक फॉर्मूला याद रखना, आयात को हतोत्साहित करना है हमने। क्या करना है, अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे देश में आयातित वस्तुएं ज्यादा आ रही, मतलब ज्यादा आयात हो रहा है और हमारे घरेलू जो वस्तुएं वो क्या नहीं हो रही है, उसकी पूछ नहीं है, और क्या कर रहे हैं, खाली आयातित वस्तुओं पर ही क्या है, निर्भर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब सरकार डिवैल्यूएशन कर सकती है। और किया है सरकार ने, ऐसा समय समय पर किया। आपको सन याद करने पड़ेंगे कब कब डिवैल्यूएशन किया भारत सरकार ने। ठीक है, 49, 66 और 91, ये 3 याद कर लीजिए। 46, 49 यानी 1949, 1966 और 1991, यही बोल रहे हैं, 3 बार डिवैल्यूएशन हुआ है। तो इसका फॉर्मूला याद करना है आपने, आयात को हतोत्साहित करने के लिए, निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए। आयात हतोत्साहित क्यों होगा, क्योंकि जब हम बाहर की चीज खरीद रहे थे, है ना, तो क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया क्या था, पहले कम था, अब ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, वो चीज महंगी हो जाएगी मेरे लिए। माना यही जो इसको मार्कर को मैं ले रहा हूं, इंपोर्टेड मार्कर ले रहा हूं, तो डिवैल्यूएशन के बाद ये चीज महंगी हो जाएगी मेरे लिए। ये जैसे 20 रुपए का है तो ये 30-40 का हो जाएगा। ठीक है,
और इसी के साथ मेरा 25 रुपए का एक क्या होगा, भारतीय मार्कर भी होगा, तो मैं उसको प्रेफर करूंगा कि मैं 25 रुपए वाला क्या करूं, बजाय 40 रुपए का मार्कर खरीदने के लिए अब क्या करूं, 25 रुपए वाला मार्कर। या मैं डीओ लगाता था, डिओड्रेंट लगाता था इंपोर्टेड, ठीक है। अब मैंने कहा, और मैं शौकीन हूं माना क्या करने का, कि बिना उसके नहीं काम चलता है। वैसे तो पुरुषों का सेंट पसीना होता है, क्या होता है, पसीना, जितना पसीना बहाएंगे वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, पर फिर भी आदत है। तो अब क्या होगा कि डिओड्रेंट तो बहुत महंगा हो गया, 100 रुपए का था वो 200 रुपए का हो गया, तो अब क्या करेंगे, इत्र से काम चलाएंगे। किससे चलाएंगे काम, समझ में आया। तो अवमूल्यन जनित स्फीति पता चल गई, डिवैल्यूएशन वाली, ठीक है। अब दूसरी है अवरुद्ध मुद्रास्फीति, लॉक्ड इन्फ्लेशन। कौन सी, लॉक्ड इन्फ्लेशन। अवरुद्ध मुद्रास्फीति की स्थिति तब आती है जब आपूर्ति जबरदस्त ढंग से घट जाती है। जब आपूर्ति क्या होगी, जबरदस्त ढंग से घट जाती है, जबकि मांग उसी स्तर पर बनी रहती है। मांग उतनी है, आपूर्ति घट गई, तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, अवरुद्ध। ये अवरुद्ध वर्ड लॉक्ड जो बोला गया है, किसको बोला गया है वैसे, आपूर्ति को। आपूर्ति लॉक्ड हो गई, करके देखना, माना आपदा आ जाए, है ना, सारी सप्लाई क्या हो जाए, बंद हो जाए ऊपर की, फिर देखो आप यात्रा में जो चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, एकदम रेट क्या हो जाएगा अपना आप डबल, क्योंकि पीछे से आ ही नहीं रहा, पीछे सप्लाई क्या हो गई, बंद हो गई। सरकार को इस स्थिति से निपटने के लिए आपूर्ति को बढ़ाना चाहिए। वर्तमान में रूस एवं यूक्रेन युद्ध के कारण वस्तुओं की आपूर्ति अवरुद्ध होने के कारण यूरोपीय देशों में अवरुद्ध मुद्रास्फीति देखी गई है। क्या देखी गई है, क्योंकि यूक्रेन से जो चीजें यूरोप में जाती थी, रूस से जो चीजें जाती थी, वो अवरुद्ध हो गई, क्योंकि वहां लड़ाई चल रही है। उसकी वजह से क्या हो गया, वहां पर अवरुद्ध मुद्रास्फीति देखी जा रही है, कहां पर, यूरोप में, ठीक है। आगे खुली मुद्रास्फीति। खुली मुद्रास्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता, जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता, जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगाया जाता है। ये दो स्टेटमेंट बना के देगा कि खुली मुद्रास्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। दूसरा स्टेटमेंट बना के देगा दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। दोनों स्टेटमेंट में से पूछेगा एक सही दो गलत, दो सही एक गलत, है ना, दोनों गलत दोनों सही, तब ढूंढना पड़ता है। तो आपने खुली में याद रखना है कि आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं, दबी में नियंत्रण, दबी में नियंत्रण। फिर दिमाग लगाना कि क्यों, अपने आप समझ में आ जाएगा क्यों। फिर मुद्रा प्रसार के लिए उत्तरदायी सरकार की नीतियां। मुद्रा प्रसार होता क्यों है, सरकार की ऐसी कौन कौन सी नीतियां हैं जो मुद्रा प्रसार करती हैं। नंबर 1 हिनार्थ प्रबंधन, वही नए नोट छापो जी। क्या करना, बजटीय घाटे को पूरा करना है। बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए नए नोट छापने की जो प्रथा थी उसको हिनार्थ प्रबंधन कहते थे। दूसरा अतिरिक्त मुद्रा निर्गमन, ज्यादा मुद्रा का क्या कर दिया, सरकार ने निकाल दी, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए, सरकारी धन को क्या कर दिया, निर्गमित कर दिया, तो भी दिक्कत होगी। उदार ऋण एवं साख नीति, उदार ऋण प्रदान करने शुरू कर दिए, ठीक है। तो उदार ऋण में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, लंबे समय तक मिलते हैं। क्या मिलते हैं, आप सब खरीद लो अभी कार, अगर सरकार ये बोले कि आप लोग कार खरीदो, आपको 50 साल दिए जा रहे हैं वापस करने के, 2% क्या है ब्याज, कितना, या 1% ब्याज लेंगे हम आपसे, 50 साल तक आराम से क्या करते रहना, तो कौन सी कार लोगे बडोनी, कौन सी कार लोगे, जल्दी बोलो, सोच के मत बोलो, कौन सी कार लोगे, है थार लोगे, बड़ी छोटी सोच है यार। मतलब 50 साल में भी आप हमर का पैसा नहीं चुका पाओगे क्या, थार का ही पैसा चुकाओगे 50 साल तक, गजब है। मैं तो यूएई जाऊंगा और सोने वाली कार लेके आऊंगा जिसकी बॉडी सोने की होती है, क्यों, क्योंकि 50 साल में इतना कर लेंगे। खैर अब मुझे नहीं पता कि 50 साल है मेरे पास कि नहीं है, बट फिर भी अगर मैं आपकी एज में होता तो मैं सोने की कार लेके आता कि 50 साल में चुका ही देंगे यार। इन्फ्लेशन तो, क्योंकि देश तरक्की कर रहा है, इन्फ्लेशन तो होगा। मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट था कि अगर देश को तरक्की करनी है तो इन्फ्लेशन तो झेलना पड़ेगा। विपक्ष ने ऐसा घेरा कि दुनिया को, मतलब पूरे देश को भड़का दिया कि प्रधानमंत्री ऐसे बोल रहे।
जबकि ये सच्चाई है कि अगर एक स्थिति तक एक पॉइंट तक इन्फ्लेशन चल रहा है, चीजें महंगी हो रही हैं, इसका मतलब हम तरक्की कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और अगर फिर वही कि पहले भी 25 पैसे की थी बकरी, अभी 25 पैसे की है, तो सोच लो आप पता नहीं किस देश में रह रहे हो। समझ में आया? चीजें अगर महंगी हो रही हैं, इसका मतलब आप तरक्की कर रहे हो। बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए इन्फ्लेशन, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ठीक ठीक इन्फ्लेशन होते रहना चाहिए। आगे युद्ध जनित अनुत्पादक व्यय। युद्ध में जो व्यय होता है वो अनुत्पादक होता है। फिलिस्तीन इजराइल में आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? 5000 रॉकेट दाग दिए, वैसे बोल रहे हैं कि भूख से मर रहे हैं। 5000 रॉकेट दाग दिए। अरे भाई कुछ क्या करते? रिसर्च डेवलपमेंट पे खर्च करते, कुछ क्या करते आप, कुछ बनाते, वहां पर क्या होता, जनरेट करते रोजगार को, है ना, लोगों को रोजगार देते। पर क्या कर दिया हमने, उन्होंने 5000 रॉकेट वो किए। इधर से भी अनुत्पादक है वो, जो क्या है उनकी जो गन है, क्या नाम बोलते हैं उसको, आयरन ड्रोन, है ना, वो भी क्या कर रहा है, ऊपर हवा में फोड़ रहा है। तो क्या हो रहा है? अनुत्पादक। कैसा है? अनुत्पादक। उसकी जगह एक फैक्ट्री लगाते, उसमें कुछ उत्पादन करते, तो उसको हम बोलते हैं कि उत्पादक व्यय। तो युद्ध में हमेशा क्या होता है? अनुत्पादक व्यय होता है। ठीक है। प्रतिगामी कराधान नीति। क्या अभी आपने टैक्सेशन के प्रकार पढ़ने हैं कि टैक्सेशन कितने प्रकार का होता है, ये वहीं पर पता चलेगा आपको कि प्रतिगामी कराधान नीति क्या होती है। कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर आप 5 लाख भी कम, 1 लाख भी कमा रहे तो 30%, 2 लाख भी कमा रहे तो 30%, 50 लाख भी कमा रहे तो 30%, 5 करोड़ भी कमा रहे तो भी 30%। कुछ जगह पर ऐसी कर नीति चलती है। कुछ जगह पर ऐसे चलती है कि 5 लाख तक इतना परसेंट बढ़ती भी होगी, फिर क्या होगी, बढ़ेगी वो, कि अब 10 लाख कमा लोगे तो कितना है, 20%, फिर और कमा लोगे तो 30%, इतना, मतलब यानी आय के साथ साथ आपका टैक्स क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन कुछ देशों में मैंने कहा कोई भी आय है आपकी, 100 रुपए भी कमा रहे तो उतना ही टैक्स, और अगर आप 100 करोड़ भी कमा रहे तो उतना ही टैक्स। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो करों के, जब इसको इंग्लिश में बता दो जरा मुझे, प्रतिगामी कराधान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फिर प्रशुल्क और व्यापार नीति। ट्रेड पॉलिसी कैसी है देश की, प्रशुल्क कैसे हैं, उस पर भी क्या होता है, उससे भी इन्फ्लेशन होता है। प्रशुल्क ज्यादा लिए जाएंगे, प्रशुल्क अगर ज्यादा लिए जाएंगे तो चीजें महंगी होंगी। रिग्रेसिव, और रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है? हाँ, तो कई देश ऐसे होते हैं जहां पर जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। मतलब आप 5 लाख कमा रहे हैं तो 30%, और आप 5 करोड़ कमा रहे हैं तो 10%, है ना। तो ये करों के प्रकारों में पढ़ना है हमने कि रिग्रेसिव कौन सी होती है और एक प्रोग्रेसिव होती है। प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका क्या होगा। और ये उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है नौजवान, कि हमारे यहाँ कौन सा कर चलता है, कौन सा टैक्स चलता है, कौन सी टैक्स नीति है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स का परसेंटेज भी क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। 5%, 10%, 15%, 20%, 25, 30, ऐसी तो बढ़ता है शायद, है ना। आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, पूछना, आप घर में पूछना ना कि क्या होता है। हम तो खाली ये पढ़ते हैं थ्योरी, वो लोग देखते हैं आपके जो, है ना, वो सब पता है उन्हें, वो बारीकियां हमें भी पता नहीं होंगी। हाँ जी, अरे आपको तो पेपर निकालना ना कि टैक्स भरना है लोगों का, ठीक, पेपर निकालो। प्रशुल्क और व्यापार नीति के कारण भी मैंने बता दिया कि क्या होता है। फिर कठोर उद्योग नीति अगर है तो भी क्या होगा, क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा भाई। ठीक है। अब मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। जब भी क्वेश्चन आता है आपके पास तो समस्या पे नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी क्वेश्चन, आंसर जो होता है आपका, पता लगा आपने समस्या पे छोड़ दिया, हल्का सा उसका उपाय देना चाहिए। क्या देना चाहिए? अब राजकोषीय उपाय क्या है? संतुलित बजट बनाना। क्या बनाना? अब क्या होता है, दिक्कत कहां पे आती है जी, संतुलित बजट बना। अब ये बजट क्या होता है, तो फिर बजट समझना पड़ेगा पूरा कि बजट होता क्या है।
फिर बजट के प्रकार पढ़ने पड़ेंगे, फिर पढ़ना पड़ेगा कि संतुलित बजट क्या होता है। तो संतुलित बजट का मतलब, क्योंकि बजट से पूरे देश की जितनी भी जनता होती है वो कवर होती है। बजट का प्रभाव एक बहुत बड़े वर्ग पर पड़ता है, इससे कोई नहीं बच सकता। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सिर्फ एक वर्ग पर क्या करती है, ज्यादा विशेष प्रभाव डालती है। लेकिन बजट क्या करता है, देश के प्रत्येक नागरिक पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। ये समझ में आया। तो अगर संतुलित बजट बना होगा तो इन्फ्लेशन क्या रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। दूसरा, सार्वजनिक व्यय, विशेषकर अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण रखना। सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करना पड़ेगा भाई। अगर सरकार ज्यादा सार्वजनिक व्यय करती है उसकी वजह से भी दिक्कत उत्पन्न होती है। क्या, बहुत ज्यादा अगर सार्वजनिक व्यय किया जाएगा तो मार्केट में पैसा आएगा। क्या आएगा, पैसा आएगा। और वो पैसा कहाँ आएगा, आपकी जेबों में आएगा। और आपकी जेबों में आएगा तो क्या होगा, वस्तुएं कम, मुद्रा ज्यादा, फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। सार्वजनिक व्यय कब किया जाता है सरकार के द्वारा, जब क्या आता है, रिसेशन आता है, मंदी आती है। क्या आती है, मंदी, समझते हो। जब जेब में पैसा ही नहीं है, बैंक अकाउंट खाली है, किसी के पास काम ही नहीं है, तब सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, जैसे तीसा की मंदी में यूएसए ने क्या किया, सार्वजनिक व्यय किया। क्या किया, हुवर्ड जैसे डैम बनाए, बड़े बड़े हाईवे बनाए, बड़े बड़े डैम बनाए। उससे क्या हुआ, लोगों को काम मिला। काम मिलने से क्या हुआ, पैसा मिला। पैसा मिलने से क्या हुआ, मैंने कहा दो काम किए उन्होंने, या तो उसको खर्च किया या उन्होंने बैंक में रखा। बैंक भी चलने लगे, खर्च किया तो सर्कुलेशन हुआ मनी का, और क्या हुआ, फिर दोबारा अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पे आ गई। समझ में आ रहा है। जब आप 1 रुपए को गुल्लक में रखते हो उसकी कोई वैल्यू 1 ही रुपए रहती है, लेकिन वो 1 रुपए कई हाथों से होकर गुजरता है तो वो जरूरी है अर्थव्यवस्था के लिए। इसीलिए बैंक में रखना है पैसा। किस में रखना है, ऐसा बोला जाता है कि बैंक में, हालांकि बैंक बहुत कम ब्याज देता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये बोला जाता है कि बैंकों में जब पैसा आप रखते हैं तो वो क्या माना जाता है, सही माना जाता है, देश के लिए अच्छा माना जाता है। फिर जब लोगों को लगा यार बैंक कम दे रहा, तो फिर लोगों ने शेयर्स में किए खर्च, वो भी ठीक है। म्यूचुअल फंड में किए, वो भी ठीक है ना। पर म्यूचुअल फंड, शेयर्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, रिस्क होता है। बैंक में 3% मिलना है तो मिलेगा ना। म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में क्या होता है, कई बार आप करोड़पति भी बन सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप शेयर खरीद के रख रहे हो, है ना। किस्मत वाली बात होती है कि किस पर लगा रहे हो। तो एनर्जी पर लगाओ, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, और जो अब ये एनर्जी वाला जो सेक्टर है उस पर लगाओ, और छोड़ दो उसे 10 सालों के लिए। तो हो सकता है कि 100 रुपये वाला जो है, हो सकता है वो क्या हो जाए, 10,000 रुपये मिल जाए आपको 100 रुपये। चलो जी, राजकोषीय उपाय में संतुलित बजट बनाना, सार्वजनिक व्यय विशेषकर अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण रखना, प्रगतिशील करारोपण। कैसा करारोपण, प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव करारोपण, टैक्सेशन। इसका मतलब इन्फ्लेशन को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करना पड़ेगा। अगला, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना। सार्वजनिक ऋण में, अब ऐसा होता है ना, इवन जीएसटी में भी पढ़ते हैं हम, हर चीज पर एक जैसा कर थोड़े लग रहा है। कितना होता है मैक्सिमम जीएसटी, 28%। सब पे अगर 28% लगा दें तो तब तो भाई दवाई खानी मुश्किल हो जाएगी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जीवन रक्षक दवाएं हैं, उन पर कम करना पड़ता है। उन पर अगर हमने ज्यादा लगा दिया तो वो तो फिर क्या हो जाएगा, उससे वंचित हो जाएगा आदमी, मर जाएगा। तो उस पर कम करना पड़ता है। आवश्यक वस्तुएं जो होती हैं उन पर कम करना पड़ता है जीएसटी। फालतू की चीज है उस पर ज्यादा करना पड़ेगा। सिगरेट पी रहे हो आप, जीएसटी बढ़ाना पड़ेगा। या जो रेस्टोरेंट है वहां जीएसटी बढ़ाना पड़ेगा। भाई रेस्टोरेंट कौन जा रहा है, जिसके पास ज्यादा पैसा है वही तो जा रहा है। तो ठीक है, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो आप जीएसटी भी दोगे। जबकि जो घर में आप खा रहे हो तो जितने में एक दिन का बिल आया आपका रेस्टोरेंट में, उतने में चावल दाल सब आ जाती है पूरे महीने की। रेस्टोरेंट में जाना फैमिली को लेके, जितना बिल आपका आएगा उसको काउंट करना, उसके बाद राशन की दुकान में जाना, खाना पीना कम से कम आपका पूरा आ जाएगा उतने में। तो वहां पर भी देखना, वहां पर जीएसटी कम है राशन पर, ठीक है। उत्पादन में वृद्धि करना, और क्या है उपाय है, बचतों को प्रोत्साहित करना। भाई क्या करना, बचतों को प्रोत्साहित करना, उत्पादन में वृद्धि करना, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना, ये सारे क्या है, उपाय हैं। ये पहले याद किए जाते हैं, फिर धीरे धीरे समझ विकसित होती रहती है। अगला, मौद्रिक उपाय क्या है, मुद्रा निर्गमन के नियमों को कठोर बनाना, मुद्रा की मात्रा को संकुचित करना। ज्यादा नहीं होना चाहिए, संकुचित किया जाता है। कठोर साख नीति अपनाना, जो क्रेडिट पॉलिसी है वो क्या है,
कठोर। ठीक, काफी है, इसको कल पढ़ेंगे क्योंकि बेचैनी शुरू हो गई।